वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये मेरा उसका 4th वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। तो इस वीडियो में नाइट्रोजन के 3 कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है डाई नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है। सेकंड हम पढ़ेंगे अमोनिया NH3 और थर्ड हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक एसिड। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप नंबर 15 किसका? पी ब्लॉक का। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हमारे सिलेबस में जो है वो 3 कंपाउंड्स हैं, अमोनिया N2 और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? डाई नाइट्रोजन से। N2 क्या है इसका नाम? डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन। तो किसी भी कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे? फर्स्ट आएगा उसका प्रिपरेशन आएगा। अब प्रिपरेशन में 2 आएंगे। फर्स्ट आएगा लेबोरेटरी मेथड और फिर आएगा इंडस्ट्रियल मेथड। LM लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। फिर आएगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आएगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और एंड में आएंगे उसके यूज। ये 4 कॉमन पॉइंट्स होंगे हमारे इन तीनों कंपाउंड्स में। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग डाई नाइट्रोजन। तो हम फर्स्ट क्या पढ़े इसमें भी? इसका प्रिपरेशन में भी फर्स्ट कौन सा पढ़े? लेबोरेटरी मेथड, यानी हम हमारी केमिस्ट्री की लैब में इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में आप नाइट्रोजन गैस के प्रिपरेशंस के 3 बेसिक मेथड है। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। इनके बीच आपस में रिएक्शंस करा दो तो NH4Cl NaNO2। जब भी आपको लगे कि एक कोई मेटल है और एक इधर नॉन मेटल है बढ़िया वाला, ये Na और ये Cl, क्या बनेगा? NaCl। एक क्या बनानी है हमें? N2, तो ये N और ये N2। अब पीछे देखो क्या क्या बचा हुआ है। पीछे भी आप चेक करोगे तो केवल H और O बचा हुआ है, O और H, तो क्या बनेगा? H2O। सेकंड हमारे पास, अच्छा इस मेथड में होता क्या है कि नाइट्रोजन के अलावा 2 कंपाउंड्स और बनते हैं, वो हैं NO और HNO3। और ये दोनों क्या है? ये दोनों इम्प्योरिटीज है जो नाइट्रोजन के साथ रहती है। तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन गैस को, जिसके अंदर ये इम्प्योरिटीज है, इनको डाइल्यूट H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में से पास करते हैं। इम्प्योरिटीज यहीं रह जाती है और हमें यहाँ क्या मिल जाती है? प्योर नाइट्रोजन गैस। NO और HNO3 जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमने उसको H2SO4 और K2Cr2O7 में से पास कर दिया। सेकंड हमारे पास क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यदि मैं यहाँ K2 हटाकर अमोनियम लगा दूं तो वो बन जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। और इसका क्या कर दें? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी इसे हम गर्म कर दें। गर्म करते ही क्या होगा? यहाँ देखें तो ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। गर्म करने पर क्या होगा? ये पीछे का जो Cr2O7 है, यहाँ से एक बनेगा Cr2O3। तो पीछे क्या बचे? पीछे बचे 4 हाइड्रोजन, 3 आ गया, यहाँ 7 था। उन 4 ऑक्सीजन बचे हैं। 4 ऑक्सीजन से 4 H2O बना दो और पीछे अब केवल N2 ही बचेगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई? नाइट्रोजन गैस। थर्ड हमारे पास जो मेथड है बच्चों, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वो है एजाइड आयन। पहले आप क्या होता है, किससे बनेगा उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं एजाइड आयन, N3-। इसे कहते हैं एजाइड आयन। और इस एजाइड आयन में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन
नंबर है वो है -1/3, फ्रैक्शन में है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है 1/3। अब एजाइड के आगे मैं क्या लगा दूं, यदि एक Na लगा दूं तो क्या बन जाएगा, सोडियम एजाइड। यदि मैं बेरियम लगा दूं तो मुझे मालूम है बेरियम पर प्लस के 2 आते हैं और यह N3 पर माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा 2, नाम हो जाएगा बेरियम एजाइड। तो हमारी बुक में दोनों मेथड है, इन दोनों को क्या करें, हल्का सा गर्म कर दे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो सोडियम एजाइड टूट जाएगा, Na+3N2 बनेगी, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, बेरियम +3N2 बनेगी। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। प्लस इस मेथड से ये जो नाइट्रोजन बनती है ये क्या है, ये प्योर नाइट्रोजन बनेगी। क्वेश्चंस क्या आता है, प्योर नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करना हो तो किससे करेंगे, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड। एक बच्चों काम की चीज है, जो फोर व्हीलर होते हैं उनमें जो बैग्स आते हैं, सेफ्टी बैग्स, जो स्टीयरिंग के आगे लगे हुए होते हैं और अचानक जर्क लगने पर वो फूल के बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर और जो बाकी पैसेंजर है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। उन बैग्स में क्या भरा रहता है, सोडियम एजाइड भरा रहता है। जो ही जर्क लगता है तो उसमें इस तरह की मैकेनिज्म है कि स्पार्किंग आती है इस सोडियम नाइट्राइड तक, और ये डिकम्पोज होता है और ये नाइट्रोजन गैस बनती है, और ये नाइट्रोजन गैस उन बैग्स को स्वेल अप, फुला देती है। ध्यान रखना, उनमें सोडियम एजाइड आता है, ये एजाइड है बच्चों, बेरियम एजाइड और ये सोडियम एजाइड। क्या खत्म हुए, 3 लेबोरेटरी के मेथड। अब हम कहां चले, इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है। तो नाइट्रोजन का जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो लिक्विड एयर से है, लिक्विड एयर। अब एयर में आते हैं, सबसे पहले हम लिक्विड एयर से भी पहले, तो फोर्थ जो मेथड, हम सेकंड जो मेथड पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। और किससे बनता है, लिक्विड एयर के, लिक्विड एयर से। तो पहले आते हैं एयर में। एयर में कौन कौन है, आर्गन है अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास, CO2 है 0.303%, ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन है 78%। इसीलिए कहां से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में लिक्विड एयर से। तो फर्स्ट काम क्या करते हैं, इस एयर को हम किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में। इसके लिए हमें क्या काम करना है, इस एयर को बहुत कूल करना पड़ता है, और यहां आते आते CO2 जो है वो ड्राई आइस के फॉर्म में पहले ही सेपरेट हो जाता है। अब जो लिक्विड एयर हमें मिलेगी इसमें इसके 3 कंपोनेंट है, एक तो कौन है, नाइट्रोजन है लिक्विड में, उसके बाद आर्गन है लिक्विड में, और उसके बाद ऑक्सीजन है लिक्विड में। इसका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगी, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है। आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में लिखूं तो इसका है अप्रोक्सीमेट 77.6 केल्विन। तो सबसे पहले हमें कौन मिल जाएगी, नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मैक्सिमम नाइट्रोजन इसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये चीप पड़ती है, सस्ती है और फ्री में अवेलेबल है एयर के अंदर नाइट्रोजन, केवल हमें उसे सेपरेट करना रहता है। क्या खत्म हो गए नाइट्रोजन के प्रिपरेशंस के मेथड। अब हम कहां चलते हैं, नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट है ए करके लिख देता हूं, कलरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है ये। तो क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। सेकंड हमारे पास कौन है, ये इनट है, इनट इन नेचर। इनट का मतलब क्या है, नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शंस नहीं करती है। अब क्वेश्चंस आता है क्यों नहीं करती है, ड्यू टू हाई
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये क्यों है? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है कि इसके जो दो आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, N14 और N15। और डी हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो गैस है, जबकि इसी के ठीक नेक्स्ट वाला जो है वो P4 है और सॉलिड है। तो हम यही क्वेश्चंस यही समझ लेते हैं क्यों ऐसा है। तो फर्स्ट आते हैं N2 बनाता है, N2 बनाता है और P4 बनाता है। पहले ये क्वेश्चंस ये हम पढ़ चुके हैं ठीक इसके सेकेंड वीडियो में। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन में क्या है? पी बॉन्डिंग की एबिलिटी है, बॉन्डिंग इसमें बन जाता। नाइट्रोजन में पी बॉन्डिंग की एबिलिटी है। उससे क्या होगा? उससे ये दो पाई बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, जबकि फास्फोरस में पी पाई बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए P जो है वो P4 बनाता है और इस तरह से टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है। और इस तरह के टेट्राहेड्रल फॉर्म में बनने पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यानी ये पाई बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसलिए N2 बना लेगा और P4 बनाएगा। दूसरा कि N2 क्या है? गैस है, P4 क्या है? सॉलिड है। इसका रीजन क्या है? यही देखते हैं, यहां आ जाते हैं। तो किसी में भी अट्रैक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है मास और सेकंड है साइज। यदि मैं नाइट्रोजन के मास, इस N2 के मास को चेक करूं तो ये 28 है N2 का मास, और P4 का मास है 128, क्योंकि एक 124, एक P का मास 31 है और एक नाइट्रोजन का मास जो है वो 14 है। तो N2 का वेट कितना हुआ? 28, P4 का वेट कितना हुआ? 124। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शंस ज्यादा होंगे, जिसकी साइज बड़ी होगी उसमें भी अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो यहां यदि मैं चेक करूं तो नाइट्रोजन का मास तो 28 है, फास्फोरस का मास 124 है, तो फास्फोरस का मास ज्यादा हुआ। अब आते हैं साइज। टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो फास्फोरस की जो साइज है वो ज्यादा बड़ी होगी नाइट्रोजन से, और फास्फोरस भी कितने हैं यहाँ पर? 4 है और यहाँ 2 ही है। इसका मतलब इन चारों फास्फोरस की साइज भी बड़ी होगी। तो P4 में क्या है? वांडरवाल अट्रैक्शन जो है, P4 में जो वांडरवाल अट्रैक्शन जो है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है? ज्यादा है, और इसीलिए P4 क्या है? सॉलिड है। जबकि N2 में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए क्या है? ये गैस है। ध्यान रखना, अट्रैक्शन सभी जगह यही कंसेप्ट लगता है। एक और एग्जांपल देता हूं, F2 गैस है, Cl2 गैस है, Br2 लिक्विड है और I2 सॉलिड है। सेम कंसेप्ट लगेगा। टॉप टू बॉटम आने पर अट्रैक्शंस बढ़ेगा। I2 में इतना ज्यादा वांडरवाल अट्रैक्शंस है कि ये सॉलिड के फॉर्म में है। अब आते हैं हम इसकी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी, और वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो रियल में वो केमिकल है, लेकिन इसकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको फिजिकल में ही कंसिडर कर लेता हूं। और वो क्या है? नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर, डी, नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर क्या करता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से रिएक्शंस कर लेता है। इसकी रिएक्ट विथ हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा? रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों से रिएक्शंस कर लेता है। जिसकी रिएक्शंस मेटल से होती है तो बनते हैं आयोनिक हाई नाइट्राइड, और नॉन मेटल से होगी तो बनेंगे कोवेलेंट नाइट्राइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
लिथियम के साथ इसकी रिएक्शंस करा दो N2 के साथ, तो बनेगा क्या Li3n। सोडियम के साथ नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ करा दो, सोडियम के साथ रिएक्शंस नहीं करता ये, मैग्नीशियम के साथ करा दो Mg3n2 बन जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम के साथ करा दो, रिएक्शंस हो जाएगी, क्या बनेगा Ca3n2। ये सारी रिएक्शंस किसके साथ है, मेटल के साथ है। अब एक नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शंस करा रहा हूं, जिसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, H2 + N2 क्या बनती है, अमोनिया। इसका नाम हम अमोनिया कहते हैं, लेकिन मैं इसको क्या कह सकता हूं, नाइट्राइड ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है रियल में, ये है नाइट्राइड ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया इसका कॉमन नेम है। और ये कैसा है, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है। ये तीनों कैसे हैं, आयोनिक, ये कोवेलेंट। क्या खत्म हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये एक जो थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कहाँ जाते हैं हम लोग, इसके यूज पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन के यूज, ज्यादा यूज है नहीं नाइट्रोजन के भी, तो यूज कौन कौन से हम उनको चेक कर लेते हैं एक बार यहां पर। फर्स्ट हमारे पास जो यूज है इसका, नाइट्रोजन का यूज, अब आ रहे हैं हम यूज पे आ रहे हैं। फर्स्ट यूज है प्रिपरेशन इन अमोनिया। अमोनिया में के प्रिपरेशन में इसका यूज आता है। और कहाँ यूज आता है, कैसे यूज आता है, N2 + H2, H2 + N2 से क्या बन जाती है, अमोनिया। ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। आयरन कैटेलिस्ट है, एमओ प्रमोटर है, और इस मेथड का नाम है हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। सेकंड हमारे पास यूज क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ साइनेमाइड। साइनेमाइड क्या है, साइनेमाइड CaCN2 को कहते हैं साइनेमाइड। कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा दो, क्या बन जाएगा, CaCN2, एक C अलग हो जाएगा। ये क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्या है, फर्टिलाइजर है। ये भी बहुत बढ़िया क्या है, फर्टिलाइजर है। इसको मार्केट में किस नाम से बिकता है, ये नाइट्रोलिम के नाम से। और इसका एक यूज क्या आता है, कभी कभी ये पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी यूज आता है ये। तो मेन ये फर्टिलाइजर है, क्या नाम है, साइनेमाइड। थर्ड हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये रेफ्रिजरेंट के लिए भी यूज आता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है, कूलिंग। कौन यूज आता है वहां पर, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कैसे होता है, एज ए रेफ्रिजरेंट होता है। कहीं कहीं कूलिंग करनी हो तो वहां यूज आता है। फर्स्ट एक है जिसका नाम है मेथड, जिसका नाम है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी क्या है, आपको यदि किसी पेशेंट की, किसी भी डॉक्टर को किसी पेशेंट की कूलिंग के थ्रू कुछ सेल्स को, उसके बॉडी के सेल्स को डेड करना हो, कूलिंग के थ्रू यदि बॉडी के किसी पार्ट्स के सेल को डेड करना हो, जो सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है उसे हटाना हो, उन्हें डिस्ट्रॉय करना हो, तो हम कूलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। वहां हम क्या यूज लेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन यूज लेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन। और इस मेथड को क्या कहते हैं, क्रायोसर्जरी कहते हैं। और लास्ट बच्चों इसकी एक केमिकल रिएक्शंस रह गई थी, वो यहां लिख देते हैं। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर लेता है हाई टेम्परेचर पर, लगभग 2000 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर पर। और क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी किसके साथ रिएक्शंस है इसकी, नॉन मेटल के साथ है। तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन से भी कर लेता है और नाइट्रोजन से भी, ऑक्सीजन से भी कर लेगा, लेकिन ये रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर होगी। क्या खत्म हुआ, डाई नाइट्रोजन। अब चलते हैं हमारे सेकंड कंपाउंड की ओर, कौन है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। इसका एक और नाम क्या है, नाइट्राइड ऑफ हाइड्रोजन है। चलिए तो हम चलते हैं हमारे अब अमोनिया की तरफ।
फर्स्ट आ जाते हैं अमोनिया में हम लोग। अमोनिया फॉर्मूला है NH3, नाम है इसका अमोनिया। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में भी सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? प्रिपरेशन में भी सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? ए लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, लेबोरेटरी मेथड में है। आप क्या ले लें? अमोनिकल सोल्ट। अमोनिकल सोल्ट प्रिपेयर्ड विथ, prepared by reaction between NH4OH plus strong salt, strong acid। स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की NH4OH के साथ रिएक्शंस करा दें तो जो सोल्ट बनेगा वो है अमोनिकल सोल्ट। और इस अमोनिकल सोल्ट की रिएक्शंस किससे करवा दें? अमोनिकल सोल्ट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन, ये हमारे पास है अमोनिकल सोल्ट। अमोनिकल सोल्ट प्लस हम क्या ले लें? यहाँ पर कोई भी बेस ले लें, इन बेस के साथ इनकी रिएक्शंस करवा दो। अमोनिकल सोल्ट प्लस बेस, तो क्या बनेगा हमारे पास? अमोनिया बन जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है? कौन सा अमोनिकल सोल्ट लेना है? वो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शंस के बीच की रिएक्शन से बना हो। जैसे NH4Cl, यहाँ जो एनायन आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। NH4NO3, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इन तीनों की रिएक्शन यदि मैं किससे करवा दूं? NaOH से करवा दूं, तीनों की रिएक्शन। तो कॉमन कंसेप्ट क्या है? एक ऐसा सोल्ट जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, उसकी रिएक्शन किसी भी बेस से करवा दें। जनरली हम यहाँ क्या ले लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, उससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या होगा? ये Na, ये Cl, NaCl प्लस साथ में क्या बनेगा? अमोनिया, एक यहाँ का H और एक ये OH प्लस क्या बन गया? H2O प्लस क्या बनेगी? अमोनिया। सब में ये कॉमन बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। सेकंड में क्या बनेगा? Na है, NaNO3, NaNO3, यहाँ क्या बचा? OH और एक यहाँ का H, क्या बन गया? H2O। पीछे यहाँ क्या बच गई? NH3 बन गई, बच गई पीछे। यहाँ पर आए तो ये Na और ये SO4 क्या बन जाएगा? यहाँ पर NaHSO4। तो एक Na चला गया, एक यहाँ का H इसके साथ आ गया, एक SO4 NaHSO4 बन गया। एक H यहाँ अभी भी बचा क्योंकि यहाँ दो अमोनियम थे, तो एक यहाँ का H, एक यहाँ का OH, क्या बन गया? H2O। पीछे क्या बची? अमोनिया। इन तीनों मेथड से क्या बन गई? अमोनिया गैस। एक और इसका मेथड है जो कई बार पूछा गया है, और वो है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कौन है? स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। इसकी भी रिएक्शंस किसके साथ करा दो? अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बन जाएगा? Ca और ये Cl2, CaCl2 प्लस H2O प्लस अमोनिया। तो इन चारों मेथड में आप देखोगे H2O बन रहा है और एक सोल्ट बन रहा है, और बाकी जो बचा है वो अमोनिया बनेगी। हम इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या खत्म हुए? लेबोरेटरी मेथड खत्म हुए। अब कौन सा मेथड आ रहा है? इंडस्ट्रियल मेथड। अभी हमने पढ़ा है इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? वो हेबर प्रोसेस है। तो आते हैं हम इसके इंडस्ट्रियल मेथड पे चलते हैं बच्चों। प्रिपरेशन में हमारे पास अगला है इसका इंडस्ट्रियल मेथड, और वो क्या है? सेकंड प्रिपरेशंस में है इंडस्ट्रियल मेथड। और इंडस्ट्रियल मेथड में कौन सा मेथड यूज आता है इसका? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में किस किस के साथ रिएक्शंस होती है? डाई नाइट्रोजन की डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस होगी। रिएक्शंस कैसी है? रिवर्सिबल है। यहाँ Fe क्या है? कैटेलिस्ट है। MO क्या है? प्रमोटर है। अब प्रमोटर क्या होते हैं? वो होते हैं जो कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा दें।
एमओ मोल्बिडेनम प्रमोटर है। इसके साथ साथ कभी प्रमोटर के फॉर्म में पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी यूज होता है एज ए प्रमोटर। तो ये सारे क्या है, प्रमोटर है। इसका यूज ले लें चाहे इन दोनों का यूज ले लें। प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटेलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 है, क्या बन जाएगी 2NH3 प्लस कैसी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो क्या रिलीज होगी, हीट। जनरली इसकी रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है, -96.2 किलो जूल पर मोल यानी पर रिएक्शन है ये, पर मोल ऑफ रिएक्शन। अब यहां जाते हैं हमारे पास, ये इसकी प्रिपरेशंस की रिएक्शंस का या इक्वेशंस है। अब आते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। क्या फेवरेबल कंडीशन है, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, ला चार्टेलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या है, फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं। यहाँ ये भी गैस है, गैस, और ये भी गैस। तो फर्स्ट हम क्या चेक करें, इधर गैस के रिएक्टेंट साइड गैस के टोटल मोल्स कितने हैं। तो यहाँ 1 मोल, यहाँ 3 मोल, तो 4 मोल क्या हो गए रिएक्टेंट साइड गैस के। इसका मतलब यहाँ गैस के 4 मोल है और यहाँ गैस के 2 मोल है। जहां गैस के मोल ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन में प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो रिएक्टेंट साइड क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। प्रोडक्ट साइड क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ये पहली कंडीशन, ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस है। रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब रिएक्शंस होने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ हीट भी बनेगी और वो हीट प्रोडक्ट को गर्म कर देगी। यानी किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का ज्यादा होगा। किसका कम होगा, रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम होगा। ला चार्टेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद यदि आप टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस तरफ शिफ्ट कर लेगा जिस तरफ जाने से आपने जो चेंजेस किए हैं उसका इफेक्ट 0 हो जाए। अब मैं क्या काम करूं कि मैं टेम्परेचर को, प्रेशर को ज्यादा रखूं और टेम्परेचर को कम रखूं। ये मैं कर रहा हूं। मैं क्या करूं, बाहर से हम क्या काम करें, प्रेशर को ज्यादा रखें और टेम्परेचर को कम कर दें। तो ये इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा, अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जो मैंने चेंजेस किए हैं उनका इफेक्ट 0 हो जाए। तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये प्रेशर को कम करेगा, मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। और दोनों कंडीशंस यहां आ रही है। मैंने प्रेशर को बढ़ाया ये प्रेशर कम करेगा, मैंने टेम्परेचर को कम किया ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। यानी ये दोनों कंडीशंस करने से फॉरवर्ड रिएक्शंस का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और यही तो हम चाह रहे थे कि फेवरेबल कंडीशंस क्या है अमोनिया के प्रोडक्शंस के लिए, अमोनिया ज्यादा बने। इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या है, फर्स्ट प्रेशर को ज्यादा रखें और दूसरा क्या है, टेम्परेचर को कम रखें। कितना रखें टेम्परेचर, 770 केल्विन के आसपास, और प्रेशर आपको ज़्यादा रखना होगा। अब आते हैं तीसरा, और क्या फेवरेबल कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। कौन है यहाँ पर कैटेलिस्ट, Fe है। साथ में कौन है यहाँ पर प्रमोटर, कौन है, मोल्बिडेनम है। इसकी MO की जगह हम क्या यूज ले सकते हैं, K2O3, K2O और Al2O3 भी हम यूज ले सकते हैं। अगली और कंडीशंस क्या हो सकती है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड N2, या इसका प्रेशर। कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर भी लिख सकता हूं। N2 और H2 का प्रेशर ज्यादा रखें, इन दोनों की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे तो अपने आप अमोनिया बनता जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 क्या है, अमोनिया के प्रिपरेशन की फेवरेबल कंडीशंस है।
अब चलते हैं हम लोग इसका लाइन डायग्राम देख लेते हैं कि प्रिपरेशंस में होता कैसे है। ध्यान क्या रखना है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का रेशियो 3 है। तो जो इसका लाइन डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं उसमें नाइट्रोजन का जो रेशियो होगा जो हम सप्लाई करेंगे वो 1 होगा और जो हाइड्रोजन होगी वो नाइट्रोजन की 3 टाइम्स होगी। तो यहां देखें डायग्राम में कैसे होगा, ये एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, यहां से कौन जा रही है 1 रेशियो किसका, नाइट्रोजन का, यहां से 3 रेशियो हाइड्रोजन का। ये 1 मोल है तो यहां से इसके 3 मोल पास होंगे। अगला काम क्या होगा, दोनों पाइप यहां आके ज्वाइंट हो जाएंगे और ये अब कहां जाएंगे, एक चेंबर में, और ये चेंबर में क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या काम करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा कंप्रेसर, क्योंकि अमोनिया के प्रिपरेशंस की पहली कंडीशंस क्या है, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो हम इन दोनों गैसेस को कहां ले आए, एक कंप्रेसर में ले आए। कंप्रेसर में क्या होगा, ये गैसेस इकट्ठी होती जाएगी, इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो धीरे धीरे इन गैसेस का प्रेशर क्या होगा, इस कंटेनर में बढ़ता जाएगा। फिर यहां से इन दोनों गैसेस को हम यहां रिलीज करेंगे, आगे जाएगी। ये पाइप है, पाइप के थ्रू आगे गई तो यहां एक और चेंबर है, ये चेंबर कौन है, कैटालाइटिक चेंबर है। और यहां पर कौन है, यहां पर कैटेलिस्ट है। कौन कौन है यहाँ इसके अंदर, इसके अंदर Fe है और MO है, Fe और MO है। यहां से इनके बीच रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस यही होती है, N2 और H2 के बीच रिएक्शंस होगी और क्या बन जाएगा, यहाँ पर अमोनिया बन जाएगी। और ये रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब ये जो बनेगी ये गैसियस फॉर्म में होगी और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब ये गैस आगे जा रही है हमारे पास अगले कंटेनर में, यहाँ एक बड़ा सा कंटेनर है और यहाँ जब ये अंदर आएगी तो यहाँ आते आते इसके यहाँ पर कूलिंग हो रही है इसकी, यानी ये जो चेंबर है यहाँ पर कूलिंग एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ आते आते क्या होगा, ये जो नाइट्रो अमोनिया गैस है यहाँ आते आते कूल हो जाएगी, ये कूलिंग अपरेटस लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ अमोनिया कूल होने पर हमें किस फॉर्म में मिल जाएगी, लिक्विड अमोनिया मिल जाएगी। यदि यहाँ आते आते इस चेंबर में कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शंस हुई ही नहीं और वो इसी फॉर्म में यहाँ आ गए, तो यहाँ एक ऐसी ट्यूब लगी हुई है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जिन्होंने रिएक्शंस करके अमोनिया नहीं बनाई है वो यहाँ से ऐसे आएगी और वापस इस कंप्रेसर के बाद की ट्यूब के साथ मिक्स हो जाएगी। यहाँ कौन आ रही है, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ वापस आके मिक्स हो जाएगी। ये इस तरह का है। तो यहाँ क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगी, लिक्विड अमोनिया मिल जाएगी। यहाँ आते आते क्या खत्म हुआ, लाइन डायग्राम नाइट्रोज अमोनिया के प्रिपरेशंस का। ये कौन सा मेथड है, ये हेबर प्रोसेस है। क्या खत्म हो गए, प्रिपरेशन किसके, अमोनिया के। अब हम कहाँ चलें आगे हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा लेंथी नहीं है इसकी, कुछ एक प्रॉपर्टीज है इसकी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया क्या है, कलरलेस। कहाँ चल रहे हैं हम लोग अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये बार बार प्रॉब्लम करता है। अब अगला चलते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल। इसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है अमोनिया की। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास अमोनिया में से है सेकंड है ये लाइटर देन एयर, एयर से हल्की है ये। क्यों हल्की है, अमोनिया का मास कितना है 17 म्यू, ऑक्सीजन का मास कितना है 32 म्यू, नाइट्रोजन का मास कितना है 28 म्यू, CO2 का मास कितना है 44 म्यू, आर्गन का मास कितना है 40 म्यू। इन सब का यदि आप मास देखोगे तो इसका मास कितना है 17 है। तो इसका जो मास है वो कम है, इसका मतलब ये कैसी गैस है, हल्की है। एयर के ये सारे कंपोनेंट्स मैंने लिख दिए, ये एयर में होते हैं, तो एयर से ये हल्की है, इसका वजन कम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो अमोनिया है वो हमें सॉलिड में भी मिलती है
प्लस लिक्विड में भी मिलती है। रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, इसलिए ये लिक्विड में भी मिल जाती है और सॉलिड में भी। फोर्थ क्या है? हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत ज़्यादा डिसोल्व होती है और इसका रीज़न भी क्या है? सेम रीज़न है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्या है? कलरलेस गैस है, तीखी स्मेल है, लाइटर है, एयर से हल्की है, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में मिलती है, हाईली सॉल्यूबल है वाटर में। फिफ्थ नंबर क्या है? हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। जितना हमने सोचा है उससे ज़्यादा इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? इंटरमोलिक्यूलर। तो देखो 3 रीज़न है जिसका आंसर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सॉलिड और लिक्विड दोनों में मिलती है, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। सिक्स्थ आते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इस तरह की है इसकी। यहाँ एक लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर है इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल। एन यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। और इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेट 101.6 पिकोमीटर है। इस NH बॉन्ड की लेंथ है ये। तो ये क्या हो गई? अमोनिया की स्ट्रक्चर। अगला, यहाँ जो अमोनिया है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालते हैं? सिग्मा और लोन पेयर। कितने सिग्मा बन रहे हैं? 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। ध्यान रखना ये लोन पेयर लिखा हुआ नहीं आता डायग्राम के अंदर, हमें चेक करना होता है कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 यूज आ गए, 2 बचे तो 2 का एक लोन पेयर बन जाएगा। 4 का मतलब इसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, एक S और 3 P। तो क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का, स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब कहाँ चलते हैं? क्या खत्म हो गई? अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कहाँ चलते हैं? अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग बच्चों। अब ज़्यादा बड़ी नहीं है अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज भी। मेन 3 रिएक्शंस है, मेन 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में चल रहे हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? ऑफ अमोनिया की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? ये क्या है? वीक बेस है, वीक बेस है ये। और वीक बेस क्यों है? इसका रीजन क्या है कि ड्यू टू partially dissociation of NH4OH in water। इसका वाटर में जो डिसोसिएशन होता है, अमोनिया को हमने वाटर में डिसोल्व किया तो क्या बन गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जो डिसोसिएशन होता है NH4OH, इस तरह का जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है। और जब बहुत कम डिसोसिएशन होगा तो ये आयंस बहुत कम बनेंगे, इसीलिए क्या है? ये वीक बेस है। अगला क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। कैसा है? वीक बेसिक है ये। अगला हमारे पास क्या है कि इसका जो बेसिक इफेक्ट इन वाटर में जो इसका बेसिक इफेक्ट है वो OH माइनस आयंस के कारण है। थर्ड हमारे पास है कि ये वीक बेस है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्शंस करके एसिडिक सॉल्ट बनाता है।
एसिडिक सॉल्ट, जैसे यदि इसकी रिएक्शंस H2SO4 के साथ करवा दें तो बनेगा अमोनियम सल्फेट। ये बच्चों ये फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, HNO3 के साथ होगा तो बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, और HCl के साथ जब होगा तब फर्टिलाइजर नहीं बनेगा बच्चों। लेकिन इस रिएक्शंस का एक यूज़ है, ये है NH4Cl, सॉलिड हैं सारे के सारे ये। अब आते हैं इस रिएक्शंस का यूज़, ये कहाँ यूज़ आती है, कहीं कहीं ये यूज़ आती है हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, यानी हमें क्वालिटी पता करनी है कि अमोनिया या HCl है या नहीं। मान लो एक टेस्ट ट्यूब में से आपको लग रहा है HCl गैस बाहर आ रही है, तो यहाँ आप क्या लाएं, एक रोड लाएं, ग्लास रोड, जो किस में डिप करके लाएं आप लोग, अमोनिया में। उसको आप अमोनिया में डिप करके लाएं, अमोनिया एक्वा जो सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, ये दोनों जो ही कांटेक्ट में आएंगे क्या बनेगी, NH4Cl, और इस NH4Cl सॉलिड के क्या बनते हैं, वाइट फ्यूम्स बनते हैं, धुआं निकलेगा इस ग्लास रोड से। धुआं निकलने का मतलब वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं। अंदर से कौन आ रही थी, HCl, बाहर किसकी रोड लाए आप, NH3 की, ये दोनों मिक्स होके NH4Cl बनाएंगे। इसका उल्टा कर लो, अंदर से अमोनिया आ रही है, अब HCl नहीं आ रही है, अमोनिया आ रही है, तो आप यहाँ रोड किस में डिप करके लाएं, डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट HCl में रोड को डिप करके लाएं। अब HCl ले लिया आपने, यदि यहाँ से HCl आ रही थी तो आप अमोनिया में ले आए, अमोनिया गैस बाहर आ रही है तो आप HCl में डिप करके ले आए, फिर दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, सेम रिएक्शंस होगी और क्या बनने वाली हैं, वाइट फ्यूम्स। तो इस मेथड का यूज़ कहाँ होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के प्रीलिमिनरी टेस्ट में, जहां हम ये चेक करते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, वहां इस रिएक्शंस का यूज़ आता है और वाइट फ्यूम्स बनते हैं। पहली केमिकल रिएक्शंस हो गई बच्चों, अगली केमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं। अगली केमिकल रिएक्शंस क्या है, काम की है, और वो है लेविस बेस की तरह ये काम करता है। अमोनिया जो है वो लेविस बेस भी है। लेविस बेस का मतलब क्या है, ये अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है। हमने 11th में पढ़ी है एसिड बेस की, टोटल 3 थ्योरीज थी हमारे पास, आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड और लेविस एसिड बेस। तो अगला हमारे पास क्या है, ये तो हो गई वीक बेस वाली। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेकंड में क्या है, अमोनिया एक्ट एज ए लेविस बेस ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, और डोनेट करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ये हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां कौन है, NH3, क्या करेगा NH3, अपना लोन पेयर इस बोरोन को डोनेट कर देगा। तो ये BF3 क्या है, ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है, और ये क्या है, ये लेविस बेस हो गया है। ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, B3F, ये डेटिव बॉन्ड, और ये NH3, ये क्या है, ये है सॉल्ट, एक एसिड एक बेस, क्या बन गया, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया है। अब जो मैं रिएक्शंस बता रहा हूं उनका यूज फिर कहाँ होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और ये सारी रिएक्शंस जो अब मैं लिख रहा हूं ये आप कहाँ करोगे, लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री में, एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशंस में करोगे। और वो क्या है, कॉपर आयन का क्या करना हो हमें, कन्फर्मेटरी टेस्ट कि ये है या नहीं है। मान लो आपके टेस्ट ट्यूब में कॉपर आयन है और आपको कंफर्म करना है कि कॉपर ही है, तो आप इसमें क्या मिला दें, कॉपर आयन है अंदर, इसका कलर कैसा है, ब्लू है,
इसमें आपने क्या मिला दिया, अमोनिया मिला दी। तो कॉपर आयन अमोनिया के साथ रिएक्शंस करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। 4 ये ब्रैकेट यहाँ 2+ ये है और इसका कलर क्या है, डीप ब्लू है और ये एक्वस है। इसका मतलब यदि कहीं कॉपर है और आपने अमोनियम मिला दिया, अमोनिया, तो कैसा कलर आ जाएगा अंदर, डीप ब्लू कलर आ गया। इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया कि अंदर अमोनियम है। दूसरी रिएक्शंस यहाँ लिख रहा हूँ इसकी। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर ये अमोनिया जो है, अमोनिया का जो N है अपना लोन पेयर इस कॉपर को डोनेट कर रहा है। कितने अमोनियम है, कितने अमोनिया है, 4। तो चारों के चारों अपना लोन पेयर इस कॉपर को डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए क्या है यहाँ पर लेविस बेस की तरह यूज आ रहा है। अब अगला एग्जांपल बच्चों, वो भी सारे क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में यूज आते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी हमारे पास है, अगली रिएक्शन है कॉपर आयन की, कॉपर की नहीं, अगली है ये रिएक्शन AgCl। हमने बहुत बार पढ़ा है कि AgCl क्या है, व्हाइट कलर का PPT है। मान लो आप लेबोरेटरी में Cl- आयन का टेस्ट कर रहे हैं और आपने अंदर क्या मिलाया, AgNO3, तो इन दोनों के बीच क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस, और क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट PPT। ये PPT बन गया यहाँ पर। अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो PPT बना ये AgCl का ही है या नहीं है। तो इसी टेस्ट ट्यूब में जहां क्या बना है AgCl, इसमें क्या मिला दें, एक्सेस में NH4OH मिला दें। इस NH4OH का NH3 इससे रिएक्शंस करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसका फॉर्मूला ये है AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ +1 और ये एक्वस है, ये सॉल्यूबल है, और यहाँ बाहर लिख दें Cl-। ये सॉल्यूबल था और ये क्या था, PPT था। यदि इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर व्हाइट कलर का PPT है और आप ऊपर से क्या मिला रहे हैं, NH4OH, और ये PPT डिसोल्व हो जाता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि अंदर क्या है, AgCl बना है। AgCl का मतलब अंदर कौन है, Cl- है। ध्यान रखना इस कंपाउंड में 2 अमोनिया है और यहाँ 4 है, यहाँ पॉजिटिव के 2 है और यहाँ पॉजिटिव का 1 है। ये कहाँ यूज हो गया, इन दोनों रिएक्शंस में अमोनिया किसकी तरह यूज आ रहा है, एज ए लेविस बेस की तरह। अब चलते हैं हम लोग अगला हमारे पास क्या है, अगला है इसकी एक और रिएक्शंस है और उसमें भी क्या होगा, अमोनिया की रिएक्शंस है वो, लेकिन उसमें क्या होगा, अमोनिया जो है वो लेविस एसिड या लेविस बेस की तरह नहीं काम करेगा, उसका जो OH है वो रिएक्शंस करेगा। OH का मतलब OH-, और क्या काम करेगा, जो हैवी मेटल आयन होते हैं उनका प्रेसिपिटेट बना देगा। तो हम चलते हैं हमारी लास्ट अमोनिया की केमिकल रिएक्शंस में। क्या है लास्ट रिएक्शंस है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल आयन इन देयर हाइड्रोक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देगा। कैसे करेगा, एग्जाम्पल देखें, FeCl3 या क्रोमियम क्लोराइड या AlCl3 या ZnSO4, इन चारों की रिएक्शन किससे करवा दो, NH4OH से करवा दो। तो क्या बनेगा, यहाँ FeCl3 है तो तीनों Cl हटा दो, 3 OH लगा दो। यहाँ भी कौन होगा, NH4OH, यहाँ 3 Cl है, तीनों हटा दो, 3 OH लगा दो, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है। यहाँ भी क्या ले लो, NH4OH, तीनों Cl यहाँ और तीनों OH यहाँ, यहाँ भी इसी तरह की रिएक्शंस होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगी, OH यहाँ और SO4 यहाँ। अब बनेंगे क्या क्या, यहाँ क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस, और ये PPT है, इसका कलर है ब्राउन। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं Fe2O3.XH2O, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या बन गया, ब्राउन कलर का PPT, साथ में क्या बनेगा, NH4Cl।
ये सब में कॉमन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, याद रखना इसका कलर ब्राउन पीपीटी है ये। सेकंड में क्या है, Cr है, तो यहाँ क्या बनेगा, CrOH का होल थ्राइस, ये भी पीपीटी है, प्लस क्या बनेगा NH4Cl, इसका जो कलर है वो ग्रीन है, ये ग्रीन कलर का पीपीटी है। थर्ड में क्या होगा, तीनों Cl बाहर, 3 OH यहाँ पर, तो यहाँ क्या बनेगा AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ये कलर याद रखना, इसका कलर जो है जिलेटेनियस वाइट है, ये वेसलिन के कलर के जैसा होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये भी क्या है पीपीटी है। साथ में क्या बना NH4Cl, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना ZnCl2 नहीं लिया, Cl2 भी ले सकते हैं, मैंने SO4 ले लिया। यहाँ क्या बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ Zn पे प्लस के 2 चार्ज है। और क्या बनेगा साथ में अमोनियम सल्फेट, और ये भी क्या है वाइट कलर का पीपीटी है। और ये तीनों बच्चों अब समझ आता हूं, ये जो तीनों है हम जब बेसिक रेडिकल्स पढ़ेंगे लैब में, आप जब उनका प्रैक्टिकल करोगे तो ये जो तीनों बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, बेसिक रेडिकल, क्योंकि इन तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये तीनों एक साथ आते हैं ग्रुप नंबर, बेसिक रेडिकल में आप पढ़ोगे ग्रुप नंबर 3 में है, और ग्रुप नंबर 3 में ये तीनों ही एलिमेंट आते हैं। और इनका यदि कौन सा टेस्ट करना हो हमें, क्वालिटेटिव टेस्ट, तो हम इनकी रिएक्शंस पहले किससे करवाते हैं, NH4OH से करवाते हैं। यदि हमें जो पीपीटी इन तीनों में जिस कलर का पीपीटी मिलता है वहीं से एक आइडिया क्या मिल जाता है कि इन तीनों में से कौन होगा। ब्राउन मिलेगा तो Fe है, इसका मतलब इसके अंदर, ग्रीन मिला इसका मतलब क्रोमियम है, और जिलेटिनियस वाइट मिलता है तो एल्यूमिनियम है। क्या खत्म हुई अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट क्या बची है, अमोनिया के यूजेस बचे हैं, ज़्यादा टफ यूजेस है नहीं, तो हम लास्ट पढ़ लेते हैं अमोनिया के यूज, और आज फिर ये वीडियो एंड कर देते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों। नाइट्रिक एसिड अगले वीडियो में। तो लास्ट क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, अमोनिया के यूज पढ़ लेते हैं बच्चों। अब ये बोर्ड भी क्या है कि ड्राई हो जाता है, इंक ड्राई हो जाती है, निकलती नहीं है। अब आ जाते हैं अमोनिया के यूज पे आ जाते हैं बच्चों हम। तो फर्स्ट यूज क्या है अमोनिया का, यूज ऑफ अमोनिया। फर्स्ट यूज है प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक और कौन सा था अमोनियम फॉस्फेट, ये जो तीनों फर्टिलाइजर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये तीनों किससे बनते हैं, अमोनिया से बनते हैं। लेकिन यहीं पर एक और बनता है वो है यूरिया, वो भी अमोनिया से बनता है, ये है यूरिया। ये सारे क्या हुए हमारे पास, फर्स्ट यूज क्या हुआ इन फर्टिलाइजर्स। सेकंड यूज क्या है, इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में भी किसका यूज है, अमोनिया का यूज है। और थर्ड और लास्ट यूज क्या है, रेफ्रिजरेंट है। ये रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, जो कूलिंग करने में काम आते हैं। किसी भी चीज़ को ठंडा करना हो तो वहाँ इनका यूज़ होता है। ख़त्म क्या हुई, अमोनिया का भी बच्चों ख़त्म हो गया है। अब नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा लंबा है, वो हम यहाँ नहीं जोड़ सकते, नहीं तो और लंबा हो जाएगा वीडियो। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर अब 3 काम करें, अभी तक आप 2 काम कर रहे होंगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।